My dear students, I welcome to all of you in Dr. S. Chandra ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप सभी लोगों का डॉक्टर एस चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर या सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थ नगर में एक अनिवार्य प्रश्न पत्र चलता है। बीए, बीएससी, बीकॉम कि जो भी विद्यार्थी होते हैं ग्रेजुएशन में, उनके लिए एक अनिवार्य प्रश्न पत्र चलता है जिसका नाम है राष्ट्र गौरव, पर्यावरण एवं मानवाधिकार अध्ययन। तो राष्ट्र गौरव, पर्यावरण एवं मानवाधिकार अध्ययन का जो प्रश्न पत्र होता है, अनिवार्य प्रश्न पत्र, वो आप सभी के लिए कंपलसरी है। और यह जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं या बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं या वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास से हम सभी लोग जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसी के बारे में डिस्कस करेंगे और हम अभ्यास करेंगे। इस वीडियो में, इस कक्षा में हम सभी लोग 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करें और पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर या सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थ नगर के विद्यार्थियों के लिए, बीए, बीएससी, बीकॉम के जो विद्यार्थी हैं, स्नातक स्तर के जो विद्यार्थी हैं, जिनके लिए अनिवार्य प्रश्न पत्र है राष्ट्र गौरव, पर्यावरण एवं मानवाधिकार अध्ययन, उससे रिलेटेड, उसकी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, उसका अभ्यास हम सभी लोग आज की क्लास में इस वीडियो में करेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि किस अनुच्छेद के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों, खदानों या अन्य किसी खतरनाक जोखिमपूर्ण काम में नहीं लगाया जा सकता है। और इसके विकल्प, इसके ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर हैं। ए अनुच्छेद 20 या आर्टिकल 20, बी अनुच्छेद 22, सी अनुच्छेद 24 या डी अनुच्छेद 26 या आर्टिकल 26। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा होगा क्या है इसका सही उत्तर क्या होगा। आर्टिकल 20 नहीं है, आर्टिकल 22 नहीं है, आर्टिकल 26 नहीं है, आर्टिकल 24 है, अनुच्छेद 24 है। अनुच्छेद 24 के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों, खदानों या अन्य किसी खतरनाक जोखिमपूर्ण कार्य में नहीं लगाया जा सकता है। तो इस तरह से सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आर्टिकल 24 प्रोहिबिशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्रीज etc. Constitution of India, no child below the age of 14 years shall be employed to work in any factory or mine or engaged in any other hazardous employment। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से राष्ट्र शब्द से बोध होता है। निम्नलिखित में से राष्ट्र शब्द से क्या बोध होता है? और आपके ऑप्शंस हैं ए रात्रिका, बी दीप्तिका, सी देवता का या डी वृक्ष का। यह बहुत ही प्रश्न पूछा जाता है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? क्या है? वृक्ष नहीं है, देवता नहीं, रात्र नहीं है, दीप्त है। तो राष्ट्र शब्द से किसका बोध होता है? दीप्त का। तो बी आंसर इज द राइट आंसर। बी आंसर जो है वो सही है। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट। द क्वेश्चन इज कठोपनिषद का संबंध है। कठोपनिषद का संबंध किससे है? आपके विकल्प हैं ए कृष्ण यजुर्वेद की कट शाखा से, बी अथर्ववेद की पिप्पलाद शाखा से, सी अथर्ववेद की शौनक शाखा से या डी सामवेद की कौथुम शाखा से। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका उत्तर आप दे सकते हैं क्या है। कठोपनिषद का जो संबंध है वो सामवेद से नहीं, अथर्ववेद से नहीं है, और यह है कृष्ण यजुर्वेद की कट शाखा से। तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। कठोपनिषद का संबंध है कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न संख्या 4, मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 का अनुच्छेद 12 आर्टिकल 12 संबंधित है। किससे संबंधित है? आपके विकल्प हैं ए राइट टू लिबर्टी या स्वतंत्रता के अधिकार से, बी राइट टू लाइफ या जीवन के अधिकार से, सी राइट टू प्राइवेसी या निजता के अधिकार से, एंड डी इज राइट टू प्रॉपर्टी या संपत्ति के अधिकार से। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका उत्तर क्या है? जो मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 है, उसका जो आर्टिकल 12 है, अनुच्छेद 12 है, वह संबंधित है लिबर्टी से नहीं, लाइफ से नहीं, प्रॉपर्टी से नहीं, दैट इज रिलेटेड विथ
राइट टू प्राइवेसी या निजता के अधिकार से। तो अनुच्छेद 12 का जो संबंध है वो क्या है, राइट टू प्राइवेसी या निजता के अधिकार से है। इस तरह से सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जिसने सी विकल्प चुना है आप सभी का उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, मोस्ट इंपॉर्टेंट। गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। यह प्रशस्ति संबंधित है, यह प्रशस्ति जो है वो किससे संबंधित है, गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। आपके विकल्प हैं ए मत्स्य पुराण से, बी वायु पुराण से, सी ब्रह्म पुराण से या डी विष्णु पुराण से। तो डियर स्टूडेंट्स आपके उत्तर क्या है, आप बता सकते हैं। ये किससे संबंधित है, मत्स्य से नहीं, वायु से नहीं, ब्रह्म से नहीं, बल्कि किससे संबंधित है, विष्णु पुराण से संबंधित है यह जो श्लोक हमने पढ़ा। तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जिसने डी ऑप्शन चुना है आपका उत्तर सही है। विष्णु पुराण में राष्ट्र के प्रति श्रद्धा भाव अपने चरमोत्कर्ष पर दिखाई देता है और इस पुराण में भारत का यशोगान पृथ्वी पर स्वर्ग के रूप में किया गया और भारत का यशोगान पृथ्वी में स्वर्ग के रूप में करते हुए कहा गया कि गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कहता है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। आपके विकल्प हैं ए वियना, बी डाओस, सी जिनेवा एंड डी कोलंबो। तो डी स्टूडेंट्स इसका सही उत्तर क्या है, वियना नहीं, डाओस नहीं, कोलंबो नहीं, राइट आंसर इज जिनेवा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। सो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। द ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर्स फॉर ह्यूमन राइट्स दैट इज OHCHR हैज इट्स हेडक्वार्टर इन हिस्टोरिक पैलेस विल्सन बिल्डिंग इन जिनेवा, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑन योर स्क्रीन। प्रश्न संख्या 7 आपकी स्क्रीन पर। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होने के कारण उपनिषद ग्रंथों को कहा जाता है। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होने के कारण उपनिषद ग्रंथों को क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ए वैदिकांत, बी वेदांत, सी आद्यांत, डी ग्रंथांत। ये ऑप्शन है, ध्यान दीजिए। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होने के कारण उपनिषद ग्रंथों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, वैदिकांत कहा जाता है, वेदांत कहा जाता है, आदांत कहा जाता है, ग्रंथांत कहा जाता है। तो ग्रंथांत नहीं, आदांत नहीं, वैदिकांत नहीं, क्या कहा जाता है, वेदांत कहा जाता है। सो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होने के कारण उपनिषद ग्रंथों को वेदांत कहा जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न संख्या 8। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज निम्नलिखित में वेद का भाग नहीं है। वेद का भाग कौन सा नहीं है। और आपके विकल्प हैं ए संहिता, बी क्षत्रप, सी आरण्यक और डी उपनिषद। संहिता, क्षत्रप, आरण्यक और उपनिषद में से कौन सा वेद का भाग नहीं है, ये आपको उत्तर बताना है कि कौन सा वेद का भाग नहीं है इन चारों में से। तो यदि डियर स्टूडेंट्स हम देखें तो इसमें संहिता, आरण्यक और उपनिषद ये तीनों जो है वेद के भाग हैं। क्षत्रप जो है वो वेद का भाग नहीं है। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। हम सभी जानते हैं कि जितने भी वेद होते हैं हर एक वेद के 4 भाग हैं। कौन कौन से 4 भाग हैं, एक है मंत्र संहिता, दूसरा है ब्राह्मण, तीसरा है आरण्यक और चौथा है उपनिषद। तो मंत्र संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद ये 4 भाग होते हैं प्रत्येक वेद के। मंत्र संहिता में वैदिक देवी देवताओं की स्तुति के मंत्र हैं। ब्राह्मण में वैदिक कर्मकांड और योगों का वर्णन किया गया है। आरण्यक में कर्मकांड और योगों की रूपक कथाएं और तत्संबंधित दार्शनिक व्याख्याएं हैं और उपनिषद में वास्तविक वैदिक दर्शन का सार है। तो इस तरह से प्रत्येक वेद के 4 भाग हैं, मंत्र संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्न संख्या 9। ऋग्वेद में किस शब्द की आवृत्ति बार बार हुई है। और आपके विकल्प हैं ए जन, बी लोक, सी जनपद या डी शास्त्र। तो आप अपने उत्तर दे सकते हैं डियर स्टूडेंट्स कि ऋग्वेद में किस शब्द की आवृत्ति बार बार हुई है। लोक की नहीं, शास्त्र की नहीं, जनपद की नहीं, किसकी हुई है, जन की हुई है। सो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ऋग्वेद में जन का उल्लेख 275 बार तथा विश्व का 170 बार किया गया है। तो 275 बार जन का उल्लेख किया गया है। सो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ए विकल्प जो है वो सही है। एक बड़े प्रशासनिक क्षेत्र के रूप में जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में केवल 1 बार हुआ है। तो ऋग्वेद में केवल 1 बार जनपद का उल्लेख हुआ है, जबकि जन का उल्लेख 275 बार हुआ है।
अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 10, प्रश्न संख्या 10, किसने 1947 में अंतरराष्ट्रीय विधि आयोग दैट इज इंटरनेशनल लॉ कमीशन की स्थापना की? और आपके विकल्प हैं ए जनरल असेंबली या महासभा, बी सेक्रेटरी जनरल या महासचिव, सी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल दैट इज आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, डी ट्रस्टीशिप काउंसिल या न्याय परिषद। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो राइट ऑप्शन है कि 1947 में अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग की स्थापना किसने की थी? तो न्याय परिषद नहीं, आर्थिक और सामाजिक परिषद नहीं, महासचिव ने किसने किया? महासभा ने किया था, जनरल असेंबली ने किया था। सो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द 6th कमेटी, द जनरल असेंबली डिसाइडेड टू एस्टेब्लिश द इंटरनेशनल लॉ कमीशन एंड adopted its statutes by resolution 174 second of 21st नवंबर 1947। अर्थात 1947 में अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग या इंटरनेशनल लॉ कमीशन की स्थापना महासभा या जनरल असेंबली के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही सरल प्रश्न होना चाहिए आपके लिए कि भारत का राष्ट्र चिन्ह का बोध वाक्य क्या है? भारत के राष्ट्र चिन्ह का बोध वाक्य क्या है? और आपके ऑप्शंस हैं ए तमसो मा ज्योतिर्गमय, बी सत्यमेव जयते, सी वसुधैव कुटुंबकम एंड डी अहिंसा परमो धर्म। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या है हमारे राष्ट्र चिन्ह का बोध वाक्य? क्या है? तमसो मा ज्योतिर्गमय नहीं, वसुधैव कुटुंबकम नहीं, अहिंसा परमो धर्म नहीं, क्या है? सत्यमेव जयते है। तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। राष्ट्र चिन्ह अर्थात अशोक स्तंभ, यह चिन्ह सारनाथ में मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए अशोक स्तंभ से लिया गया है। इसके बारे में आप जान रहे होंगे कि अशोक स्तंभ से हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ उसको लिया गया है और इसे 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया था। इसमें देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। ध्यान दीजिए, देवनागरी लिपि में क्या लिखा है? सत्यमेव जयते लिखा है, जिसका अर्थ है सत्य की सदैव जीत होती है। सत्यमेव जयते को मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। तो यहां से भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि सत्यमेव जयते को कहां से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते शब्द। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 12, प्रश्न संख्या 12, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, मैं उस प्रभु का सेवक हूं जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। यह स्टेटमेंट, यह कथन किसका है? मैं उस प्रभु का सेवक हूं जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। और आपके विकल्प हैं ए महात्मा बुद्ध का, बी है स्वामी विवेकानंद, सी है महावीर का एंड डी है स्वामी करपात्री का। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उस प्रभु का सेवक हूं जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं, यह स्टेटमेंट किसका है? महावीर जी का नहीं, महात्मा बुद्ध का भी नहीं, करपात्री जी का भी नहीं, यह स्टेटमेंट है स्वामी विवेकानंद जी का। तो इस तरह से जिसने बी ऑप्शन चुना आपका आंसर सही है, स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद जी ने कहा था कि मैं उस प्रभु का सेवक हूं जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं और विवेकानंद ने मानवता को सबसे बड़ा धर्म बताया था। तो ध्यान दीजिए, विवेकानंद जी को मानववादी भी कहा जाता है। उन्होंने मानवता को सबसे बड़ा धर्म बताया था और उन्होंने कहा था कि मानवता ही धर्म का आधार है, इंसानों की सेवा से बड़ा कोई दूसरा अच्छा कर्म नहीं हो सकता है। तो मानवता क्या है? मानवता ही धर्म का आधार है और इंसानों की सेवा से बड़ा दूसरा कोई अच्छा कर्म नहीं हो सकता, यह स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 13, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 कहता है कि मानवाधिकारों की किस पीढ़ी को बहुधा नीला अधिकार या ब्लू राइट्स के नाम से जाना जाता है या ब्लू राइट्स कहा जाता है? और आपके ऑप्शंस हैं ए फर्स्ट जनरेशन या प्रथम पीढ़ी, बी सेकंड जनरेशन या द्वितीय पीढ़ी, सी थर्ड जनरेशन या तृतीय पीढ़ी एंड डी फोर्थ जनरेशन या चतुर्थ पीढ़ी। डियर स्टूडेंट्स, इसका सही उत्तर क्या है? मानवाधिकारों की किस पीढ़ी को ब्लू राइट्स कहा जाता है? तो सेकंड नहीं, थर्ड नहीं, फोर्थ नहीं, किसको कहते हैं? फर्स्ट जनरेशन या प्रथम पीढ़ी को कहा जाता है। तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। पहली पीढ़ी के मानवाधिकारों को कभी कभी नीला अधिकार कहा जाता है, प्रमुख रूप से स्वतंत्रता और राजनीति में भाग लेने से संबंधित है। यह प्रथम पीढ़ी के जो अधिकार हैं, तो प्रथम पीढ़ी के अधिकार को कभी कभी नीला अधिकार कहा जाता है। ये मौलिक रूप से नागरिक और राजनीतिक प्रवृत्ति के हैं। ये राज्य की निरंकुशता से व्यक्ति की रक्षा के लिए हैं, इसलिए इन्हें नकारात्मक अधिकार भी माना जाता है। तो ध्यान दीजिए, नीले अधिकार को नकारात्मक अधिकार भी कहा जाता है क्योंकि राज्य की निरंकुशता से व्यक्ति की रक्षा करने के लिए बनाए गए हैं, अधिकार दिए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 14, प्रश्न संख्या
14 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अधिकांशतः पूछा जाता है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, और आपके विकल्प हैं ए 9 दिसंबर, बी 10 दिसंबर, सी 11 दिसंबर या डी 12 दिसंबर। तो डियर स्टूडेंट्स कब मनाते हैं? 9 नहीं, 11 नहीं, 12 नहीं, 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे या मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। सो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस या इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। 2021 में भी मनाया गया और हमेशा जो है यह मनाया जाता है 10 दिसंबर को ही। तो 2021 में मनाया गया इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर को, और इस तरह से 10 दिसंबर को ही प्रत्येक वर्ष में जो है ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने ये जो 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे भी कारण है कि संयुक्त राष्ट्र ने 1948 में 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस घोषित किया था। ध्यान दीजिए, जो संयुक्त राष्ट्र है उसने 1948 में 10 दिसंबर को ही मानवाधिकार दिवस घोषित किया, और तब से जो है 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य था विश्व भर के लोगों के मानवाधिकारों के महत्व के प्रति जागरूक करना और इसके पालन के प्रति सजग रहने का संदेश देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15, प्रश्न संख्या 15। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द क्वेश्चन इज चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। गीता में यह कथन है। किसने कहा है? चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। और आपके विकल्प हैं ए अर्जुन ने, बी युधिष्ठिर ने, सी कृष्ण ने या डी अभिमन्यु ने। तो किसने कहा है? अर्जुन ने, युधिष्ठिर ने, अभिमन्यु ने। किसने कहा? यह स्टेटमेंट जो है कृष्ण जी के द्वारा या भगवान कृष्ण के द्वारा कहा जाता है। श्री कृष्ण ने इस श्लोक में कहा है कि मनुष्यों के गुणों और कर्मों के अनुसार मेरे द्वारा 4 वर्णों की रचना की गई है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्यों के गुणों और उनके कर्मों के आधार पर उनके द्वारा 4 वर्णों की रचना की गई है। चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। तो यह कथन किसका है? भगवान श्री कृष्ण का है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 16, अधिकार कुछ विशेष कार्यों को करने की स्वाधीनता की उचित मांग है। और यह स्टेटमेंट किसका है? आपके ऑप्शन है हॉब हाउस, बी है बोशांके, सी है लास्की एंड डी है नॉर्मन वाइल्ड। तो किसकी डियर स्टूडेंट्स? हॉब हाउस की नहीं, लास्की की नहीं, बोशांके की नहीं, यह स्टेटमेंट नॉर्मन वाइल्ड का है। नॉर्मन वाइल्ड ने कहा कि अधिकार कुछ विशेष कार्यों को करने की स्वाधीनता की उचित मांग है। जबकि हॉलैंड का जो स्टेटमेंट है कि व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्तियों के कार्यों को स्वयं अपनी शक्ति से नहीं वरन समाज के बल पर प्रभावित करने की क्षमता को अधिकार कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 17, प्रश्न संख्या 17, राष्ट्र की शक्तियों का विस्तृत वर्णन हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और विकल्प है ए ऋग्वेद में, बी सामवेद में, सी अथर्ववेद में या डी यजुर्वेद में। तो डियर स्टूडेंट्स, राष्ट्र की शक्तियों का विस्तृत वर्णन किसमें है? सामवेद नहीं, यजुर्वेद नहीं, अथर्ववेद नहीं, ऋग्वेद में राष्ट्र की शक्तियों का विस्तृत वर्णन किया गया है। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, प्रश्न संख्या 18, कि राष्ट्र का प्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? राष्ट्र का प्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? और आपके विकल्प हैं ये ऋग्वेद, बी सामवेद, सी अथर्ववेद या डी यजुर्वेद में। तो किस में मिलेगा? यजुर्वेद में नहीं, साम में नहीं, अथर्व में नहीं, ऋग्वेद में मिलता है। तो यहाँ पर भी ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन कि राष्ट्र का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 19, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल होता है। टेन्योर ऑफ द जज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज, मीन्स अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितने दिन का होता है? आपके विकल्प हैं ए 10 साल, बी 9 साल, सी 8 साल या डी 7 साल। तो डियर स्टूडेंट्स क्या होगा? जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनका कार्यकाल 10 नहीं, 8 नहीं, 7 नहीं, बल्कि 9 साल का होता है। सो हियर बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। The International Court of Justice is composed of 15 judges elected to 9 years terms of office by the United Nations General Assembly and the Security Council। तो कितने दिनों के लिए चुने जाते हैं? कितना कार्यकाल होता है? 9 साल होता है कार्यकाल अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का। और आज के लिए अंतिम प्रश्न, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्र गौरव के तत्व क्या क्या हैं? और आपके ऑप्शंस हैं ए राष्ट्र की संस्कृति, बी राष्ट्र की सभ्यता, सी राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, इन डी उपर्युक्त सभी। तो डियर स्टूडेंट्स, राष्ट्र गौरव के जो तत्व हैं वो राष्ट्र की संस्कृति भी है, राष्ट्र की सभ्यता भी है, राष्ट्र की एकता और अखंडता भी है। तो इस तरह से डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इस तरह से हम सभी लोगों ने आज की क्लास में, इस वीडियो में, जो हमारा बहुत अनिवार्य प्रश्न पत्र है बीए, बीएससी, बीकॉम के विद्यार्थियों के लिए, स्नातक स्तर के विद्यार्थियों के लिए, DDU
गोरखपुर यूनिवर्सिटी या सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए राष्ट्र गौरव, पर्यावरण और मानवाधिकार, उससे संबंधित 20 महत्वपूर्ण या 20 इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का हम लोगों ने अभ्यास किया। अगली क्लास में इसके आगे अन्य 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम अभ्यास करेंगे अगले वीडियो में, अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में, फ्रेंड सर्किल में, मित्रों के साथ, सहपाठियों के साथ शेयर कीजिए, जिससे भी वे इस वीडियो को देख सकें और उनका भी अध्ययन कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। और साथ ही साथ आप इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट्स के द्वारा यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है या कोई प्रश्न है या कोई समस्या है तो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ जो भी आपके बहुमूल्य सुझाव होंगे उन सुझावों पर अनुपालन भी करने का प्रयास करेंगे। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। आप सभी प्रिय विद्यार्थियों में से जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप अपने कोर्स से रिलेटेड सभी एजुकेशनल वीडियोज को प्ले लिस्ट में जाकर के आसानी से सर्च कर पाएँ, आसानी से ढूंढ पाएँ और आसानी से देख पाएँ। इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जहां पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन है, घंटी का आकार बना है, उसको प्रेस कीजिए। उसको दबाने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आएंगी उसकी नोटिफिकेशंस, उसकी सूचना आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में अन्य 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का, जो प्रश्न संबंधित होंगे आपके राष्ट्र गौरव, पर्यावरण एवं मानवाधिकार अध्ययन के अनिवार्य प्रश्न पत्र से। तब तक के लिए धन्यवाद।